साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम जो कि है कोल-राउस का नियम, इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कोल-राउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग कोल-राउस का नियम और इनके अनुप्रयोग को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कोल-राउस का नियम किसकी बात करता है। भाई जो कोल-राउस का नियम है ना, ये बात करता है मोलर चालकता की। किसकी बात करता है? मोलर चालकता की। कोल-राउस का नियम कहता है कि जो हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है ना, विद्युत अपघट्य, इसकी अनंत तनुता पर अगर हम देखें, तनुता को अनंत कर दें, यानी कि एकदम पतला विलयन ले लें, तो क्या होगा? अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता होती है वो क्या होती है? अब भाई विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो वो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। जैसे कि हमारा NaCl होता है, NaCl विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य पदार्थ होने के कारण ये आयन में टूटता है Na+ और साथ में Cl-। तो जब Na+ और Cl- आयन में ये टूटता है तो होता क्या है कि Na+ की चालकता कुछ और होगी, Cl- की चालकता कुछ और होगी। तो इन दोनों चालकताओं का योग ही NaCl की चालकता होगी। नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, लेकिन भाई शर्त है अनंत तनुता पर। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग होती है। किसका योग होती है? दो मानों का योग होती है। कौन कौन से दो मान होते हैं? तो जिनमें से एक मान धनायन का होता है और दूसरा मान किसका होता है? ऋणायन पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमारा कोल-राउस का नियम बहुत ही इजी वे में क्लियर होता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग होती है, जिनमें एक मान धनायन तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि अनंत तनुता पर, दूसरी तरह से किस प्रकार से इस सेंटेंस को कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों की चालकता का योग होता है। अब आयन कौन से होंगे? धनायन और ऋणायन। तो अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों, धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं लैम्डा m इन्फानाइट इक्वल टू, क्या लिखते हैं? लैम्डा m इन्फानाइट। ये हमारा ग्रेटर के लिए यानी कि बड़ा लैम्डा के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो लैम्डा m इन्फानाइट इक्वल टू होगा न्यू प्लस, यहाँ पर न्यू प्लस और यहाँ पर लैम्डा प्लस इन्फानाइट और प्लस का न्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फानाइट हो जाएगा। जहाँ पर ये न्यू प्लस और न्यू माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये हमारा सूत्र इकाई है। ये क्या है? सूत्र इकाई है। अब यहाँ पर हम डाटा गिवन में लिख लेते हैं कि जहाँ पर हमारा लैम्डा m इन्फानाइट क्या है, ये जो लैम्डा m इन्फानाइट लिखा है हमने, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ये किसके बराबर होगी? तो ये है धनायन की मोलर चालकता और ये है ऋणायन की मोलर चालकता, इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो लैम्डा प्लस इन्फानाइट क्या है? लैम्डा प्लस इन्फानाइट है धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता, धनायन की है लेकिन किसकी है? आयनिक चालकता है, आयन की चालकता है, लेकिन आयन कौन सा है? धनायन है। इसी प्रकार से बताते हैं कि लैम्डा माइनस इन्फानाइट क्या है? तो ये ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है। और जहां पर आपको याद रखना है न्यू प्लस और न्यू माइनस क्या है? ये हमारी सूत्र इकाइयां हैं। तो इस प्रकार से कोल-राउस का नियम हमारा हो जाता है लैम्डा m इन्फानाइट इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस इन्फानाइट और प्लस का न्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फानाइट। तो इस प्रकार से कोल-राउस का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में यहाँ पर लिखते हैं कि भाई कहाँ यूज करते हैं कोल-राउस का नियम। तो पहला बताते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें उनके आयनों की आयनिक चालकताएं ज्ञात हैं। तो पहला काम यहाँ पर हो जाएगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात
करने में हम लोग यूज़ करते हैं कोलराउस के नियम का। सेकंड हमारा हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा। क्या ज्ञात करने में? वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। पहली चीज़ तो मोलर चालकता ज्ञात करने में, और दूसरा चीज़ हमारा क्या हो गया यहाँ पर? वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक को भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। किसके माध्यम से? कोलराउस के नियम के माध्यम से वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा अनुप्रयोग हो जाता है, और ये कंप्लीट टॉपिक जो कि हमारा है कोलराउस का नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।